गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी, अटेस्टेशन पढ़ा, नोटिस पढ़ा। इन दोनों वीडियो लेक्चर को सुनने और समझने के लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर 1 और वीडियो लेक्चर 2 में जाएंगे तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया गया है। दूसरा है कि सेकेंड वीडियो लेक्चर में अटेस्टेशन और नोटिस पढ़ाया गया है। आज थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की संपत्ति अंतरण की परिभाषा। तो क्या होता है संपत्ति अंतरण? संपत्ति के अंतरण का अर्थ है एक जीवित व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को वर्तमान या भविष्य में कोई संपत्ति का अंतरण। बस इतनी बात है। क्या है? एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को वर्तमान या भविष्य में संपत्ति का अंतरण। इसे क्या कहेंगे? संपत्ति अंतरण की परिभाषा कहेंगे। यानी धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा में मात्र इतनी ही बात लिखी हुई है, लेकिन अब इसकी गूढ़ता को भी समझना आवश्यक है, यानी कि इस सेक्शन की गंभीरता को भी समझना आवश्यक है। अब आगे देख लेते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 की क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तत्व क्या क्या हैं। पहला, संपत्ति अंतरण एक कार्य है जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति द्वारा एक या पहला एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरा एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को व जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करना या संपत्ति का अंतरण करना, ऐसा कार्य। तो इससे आपने देखा कि एक या अधिक जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है, वर्तमान में करता है या भविष्य में करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संपत्ति का अंतरण कहते हैं। अब स्वयं को संपत्ति का अंतरण टर्म 1929 में जोड़ा गया था। 1929 में स्वयं को संपत्ति अंतरित करना टर्म जोड़ा गया था। इस अंतरण के माध्यम से अब वक्फ का निर्माता स्वयं मुतवल्ली को हो सकता है, वक्फ का निर्माता स्वयं मुतवल्ली हो सकता है और स्वयं को संपत्ति अंतरण कर सकेगा। दूसरा, किसी न्यास का सृजन करता स्वयं न्यासी हो करके अपने को ही संपत्ति अंतरित कर सकता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं न्यास यानी ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होगा यानी कि स्वयं को ही ट्रांसफर कर देगा, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा। यानी कि हिंदी में आप न्यास और न्यासकर्ता पढ़ रहे हैं और उर्दू में वक्फ और मुतवल्ली पढ़ रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि संपत्ति अंतरण संविदा द्वारा होता है। संपत्ति अंतरण कैसे होता है? इट इज डेल्ट बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 10 से डील होता है। भारतीय संविदा अधिनियम का धारा 10 क्या कहता है? कि सभी करार संविदा हैं जो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल के लिए किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 10 संविदा अधिनियम का धारा 10 क्या कहता है? कि सभी करार संविदा है जो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण उद्देश्य एवं प्रतिफल के लिए किए जाते हैं, वह अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। तो इस धारा में धारा 10 को पढ़ने से क्या क्या समझ में आता है? पहला, एक करार का होना, दूसरा सक्षम पक्षकार का होना, तीसरा स्वतंत्र सम्मति का होना, चौथा विधिपूर्ण प्रतिफल या उद्देश्य का होना, पांचवा शून्य घोषित ना होना और छठा यदि विधि से लिखित रजिस्ट्रेशन व साक्षी अनिवार्य है तब उसे ऐसा
होना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संपत्ति अंतरण भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 10 से डील होता है, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम का धारा 10 की शर्तें पूरी होंगी तभी संपत्ति का अंतरण माना जाएगा। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है धर्मोदास बनाम मोहरी बीबी 1902। इसमें कहा गया है कि अवयस्कित के द्वारा किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है, यानी कि अगर कोई नाबालिग संपत्ति का अंतरण करता है, नाबालिग कोई संविदा करता है, तो उसके द्वारा किया गया ऐसा अंतरण या उसके द्वारा किया गया ऐसी कोई संविदा ये आरंभ से ही शून्य मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जब बालिग हो जाएगा तो वो शून्य नहीं होगी, यानी कि जब चूंकि वो नाबालिग था और नाबालिग को अंतरण करने का कोई अधिकार नहीं है या नाबालिग को संविदा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा धारा 5 में क्या बताई गई है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 10 से कैसे डील होती है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम किन पर लागू नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संपत्ति अंतरण अधिनियम किन किन पर लागू नहीं होगी। तो पहला पारिवारिक समझौते पर लागू नहीं होगा, दूसरा समर्पण व परित्याग पर लागू नहीं होगा, तीसरा सुखाधिकार पर लागू नहीं होगा, चौथा वसीयत पर लागू नहीं होगा और पांचवा विभाजन पर लागू नहीं होगा। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिधि में क्या क्या नहीं आता है, पहला पारिवारिक समझौता, दूसरा समर्पण व परित्याग, तीसरा सुखाधिकार, चौथा वसीयत और पांचवा विभाजन। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत या संपत्ति अंतरण अधिनियम की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेक्शन 6 पढ़ेंगे जो बताता है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर यानी कि चौथी लेक्चर सीरीज में आप क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। थैंक यू सो मच, वेट एंड वॉच।